राधाकृष्णन, ये नाम आपने अब तक सुन लिया होगा, सुना पहले भी होगा, लेकिन चूंकि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में अब उनकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को चुनना बीजेपी के लिए, पूरे एनडीए के लिए कैसे मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। खबर तो सबने सुन ली कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे, लेकिन एक यही नाम क्यों? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे क्यों चुना गया है, क्यों लाया गया है, इसके पीछे का एनडीए का क्या मास्टर स्ट्रोक है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल सीपी राधाकृष्णन, एक तो इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, आरएसएस से जुड़े रही हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को समझने की शुरुआत कर दी थी, आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद तमाम अलग अलग पदों पर वो रही हैं। हमने देखा कैसे उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई, हमने देखा कैसे उन्होंने कई और राज्यों के राज्यपाल की भूमिका निभाई, और अब पिछले साल 2024 में उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और तब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाने का ये जो दाव एनडीए की तरफ से खेला गया है, मानकर चलिए इंडिया गठबंधन अगर अपना कोई कैंडिडेट उतारता भी है तो चांसेस उनके जीतने के बहुत कम होंगे, और ऑलमोस्ट मानकर चलिए, क्योंकि जो आंकड़ा है वो भी एनडीए के पास ज्यादा है और कुछ ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो हो सकता है सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में ही जाएं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सारी चीजें मैं क्यों कह रही हूं और कैसे बीजेपी ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया, आज चलिए और विस्तार से इसको समझते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दरअसल तमिलनाडु से आते हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। और तमिलनाडु से आने का मतलब जानते हैं क्या है? तमिलनाडु से आने का मतलब यह है कि चाहकर भी डीएमके उनका विरोध नहीं कर पाएगी। अब या तो इंडिया गठबंधन भी किसी ऐसे शख्स को आगे लाकर खड़ा कर दे जो तमिलनाडु से ही आते हो, तो फिर स्टालिन कह सकते हैं कि भाई चलिए वो भी तमिलनाडु से, वो भी तमिलनाडु से, तो हमने इंडिया गठबंधन वाले कैंडिडेट को वोट दे दिया। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन किसी और कैंडिडेट को आगे करता है तो फिर तमिलनाडु को सोचना होगा, तमिलनाडु की जनता के साथ साथ वहां के प्रमुख नेताओं को सोचना होगा कि कैसे आप उनका विरोध कर सकेंगे। सोचिए ना, ये तो हमेशा से रहा है कि अगर आपके स्टेट का कोई भी शख्स, शहर तो चलिए बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर आपके पूरे राज्य में से निकलकर कोई शख्स उपराष्ट्रपति बन रहा है तो आप पूरे देश और दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, आप अपने राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी तो दक्षिण में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके आगे तमाम विपक्षी दल पस्त हो गए हैं। अब स्टालिन अपने बेस्ट फ्रेंड्स यानी राहुल गांधी का, तेजस्वी का, मतलब इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, वोट करेंगे उनके साथ या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर वो सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में जाते हैं तो ये भी राहुल समेत पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा। अच्छा, इसके अलावा आइए पहले विस्तार से थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कैसे सीपी राधाकृष्णन आगे बढ़े हैं। कौन है सीपी राधाकृष्णन, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ग्राफिक्स चलाइए। चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन 4 दशकों से अधिक का है, यानी 40 साल से ज्यादा का उन्हें एक्सपीरियंस है। वो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिसकी घोषणा 17 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। राधाकृष्णन का जीवन और करियर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के साथ गहरे जुड़ाव, सामाजिक कार्य और दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से ही यानी 1973 से ही आरएसएस से जुड़े। उन्होंने स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत की और बाद में भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु इकाई की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। यह उनकी वैचारिक नींव का आधार बना और वो स्वदेशी आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता के प्रबल समर्थक बन गए। 1974 में जनसंघ के साथ उनकी सक्रियता बढ़ी और बाद में भाजपा के गठन के साथ वो इसके प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए।
उनकी संगठनात्मक क्षमता और विचारधारा के प्रति समर्पण ने उन्हें दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। उन्हें तमिलनाडु में कोयंबटूर का वाजपेयी और अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसके रूप में जाना जाता है, जो उनकी स्वच्छ छवि और सर्वमान्यता को दर्शाता है। राधाकृष्णन ने कोयंबटूर लोकसभा सीट से 1998 और 1999 के आम चुनावों में भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संबोधित किया और ताइवान जाने वाले पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का वो हिस्सा भी थे। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक और ऐसे तमाम मुद्दे थे, जैसे ये यूसीसी लागू करने, इसके अलावा नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसे मुद्दों को जनता तक ले जाना था। उन्होंने 2004 में डीएमके के साथ एनडीए के संबंध तोड़ने के बाद एआईएडीएमके के साथ गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे और केरल में पार्टी के प्रभारी के रूप में काम किया, जिससे दक्षिण भारत में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। 2014 में राधाकृष्णन ने कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव लड़ा और 3,89,000 से ज्यादा मतों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो तमिलनाडु में भाजपा के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन था। 2019 में भी उन्हें कोयंबटूर से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अब कौन है सीपी राधाकृष्णन, ये तो आपने विस्तार से समझ लिया, लेकिन डीएमके के लिए झटका कैसे है, आइए अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझिए। तो सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर से हैं और गोंडर समुदाय ओबीसी से आते हैं, जो तमिलनाडु में एक प्रभावशाली सामाजिक समूह है। डीएमके ने हमेशा तमिल अस्मिता और द्रविड़ विचारधारा को अपनी राजनीति का आधार बनाया। राधाकृष्णन का एक तमिल नेता के रूप में एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनना डीएमके के इस नैरेटिव को चुनौती देता है। डीएमके ने तमिल अस्मिता को हिंदी और उत्तर भारतीय प्रभाव के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन राधाकृष्णन के नामांकन से यह संदेश जाता है कि तमिलनाडु का एक व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में यह डीएमके के लिए अपनी क्षेत्रीय पहचान मजबूत करने की रणनीति को कमजोर करना हो सकता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इतना समझकर चलिए कि डीएमके के लिए राहें अब आसान नहीं होने वाली हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैसला एनडीए की तरफ से लिया गया है, ये डीएमके के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ा रही है और राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को तमिलनाडु में बीजेपी की पैठ बढ़ाने की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की वोट परसेंटेज 3.6 से बढ़कर 11.1 हुई, जो डीएमके के लिए चेतावनी है। अच्छा, इंडिया गठबंधन पर दबाव है, डीएमके पर दबाव है। 2026 विधानसभा चुनावों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, डीएमके की विचारधारा पर अब सवाल उठेंगे और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक चलकर पूरे इंडिया गठबंधन को सीपी राधाकृष्णन के मुद्दे पर धराशायी कर दिया है। फिलहाल जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन की अनाउंसमेंट करते हुए और क्या कुछ कहा था, मैं उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल
श्री C.P. राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे।